डीएम मिश्र जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, लिखावट में आप सब लोगों का स्वागत है। और हम यह प्रोग्राम कविता का कौशल किशोर जी की कविताओं से कर रहे हैं। और मौका है, कौशल जी 70 पार हुए हैं और दूसरा मौका यह साल जा भी रहा है। तो मैं डीएम मिश्र, जो हिंदी के महत्वपूर्ण गजलकार हैं, मैं निवेदन करूंगा कि वो कार्यक्रम की शुरुआत करें। डीएम मिश्र। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले एक बार फिर मैं कवि कौशल किशोर जी को जन्मदिन की बधाई देता हूँ और उनकी कविता से ही उनको बधाई देता हूँ। वो कहते हैं कि मेरी कविता में पैदा हो रहा है एक नया आदमी। मेरी कविता में पैदा हो रहा है एक नया आदमी, और वो इस धरती पर हो रहे हर नए आदमी को करता है सलाम, लाल सलाम। वो हर नए आदमी को कर रहा है लाल सलाम। सच्चा कवि और किसान वही है जो कुछ पैदा करने का जज्बा रखता है, कुछ नया पैदा करने का जज्बा रखता है। इसीलिए मैं प्राय कवि कौशल किशोर जी को अपने जैसे रचनाकारों का ध्वजवाहक कहता हूँ। कौशल किशोर जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी औपचारिकता का निर्वहन जरूरी हो जाता है। अभी 25 तारीख को हम लोगों ने उनके 70वें जन्मदिन पर ढेर सारी बधाइयां दी थी। हम आगे मोहित, भी फिर बनाओ हम तो हमार बिगड़ गई। जी गाने नहीं कर पाते। जी यानी लीजिए, हो गया पापा, चल तो रहा है आपका। आवाज नहीं क्या? म्यूट कर दें चंद्रेश्वर जी। आवाज अब जाएगी। हाँ चंद्रेश्वर जी, मेरे को नहीं आपकी कर आवाज पाते थे बढ़िया। क्या रही तैयारी की। हाँ, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी जन्म तिथि क्या है। उनके परिचय में 70वां जन्म हम लोगों ने, जन्म दिवस हम लोगों ने मनाया हुआ है। उनका जन्म बलिया में हुआ। बलिया जो बहुत ही क्रांतिकारी क्षेत्र रहा है, उस क्रांतिकारी क्षेत्र से एक क्रांति वाहक के रूप में हमारे आदरणीय कौशल किशोर जी भी हैं। अब तक उनके कई किताबें आई हुई हैं। वो वो औरत नहीं, महानत थी। और उनकी किताब नई शुरुआत, ये सब उनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं। वो ये किताब, उनकी किताब नई शुरुआत, इन दोनों किताबों की हर कविता को मैंने पढ़ा हुआ है। इन कविताओं पर मैंने, दोनों किताबों पर मैंने लिखा हुआ है। और उनको पढ़ते हुए मैंने महसूस किया कि वो जिस तरह से कविताएं लिखते हैं, आज हमारे समाज को, जिस तरह से हमारा समाज जिस जो पतन हो रहा है, उस समाज को के उत्थान के लिए कौशल किशोर जैसे लोगों की कविताएं हमारे समाज को जरूरी हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि कौशल किशोर एक्टिविस्ट कवि हैं। ऐसा मैं नहीं, और लोग भी कहते हैं कि कौशल किशोर एक्टिविस्ट कवि हैं। वो कविता लिखते ही नहीं, वो कविता जीते हैं। मैं यहाँ, मुझे अपना एक शेर याद आ रहा है कि जरा सा भी किसी के काम आ जाऊं तो अच्छा है, जरा सा भी किसी के काम आ जाऊं तो अच्छा है, मगर बातें बड़ी करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मगर बातें बड़ी करना मुझे अच्छा नहीं लगता। कौशल किशोर जी बात करने में विश्वास नहीं करते, काम करने विश्वास करते हैं। कविता उनके लिए मिशन है, आंदोलन है। सड़ी गली व्यवस्था को बदलने के लिए एक औजार है कविता।
वो धूमिल, गोरख पांडे, सफदर हाशमी और हसरत मोहानी जैसे कवियों शायरों की परंपरा के महत्वपूर्ण कवि हैं। वो कविता में चमत्कार और कलाकारी नहीं करते, बातों को घुमा फिरा कर नहीं कहते, इसीलिए व्यंग्यों का प्रयोग कम करते, बात को सीधे सीधे साफ साफ करते। ये मैंने उनको पढ़ते हुए जो महसूस किया हो मैं बता रहा हूं। वो पीड़ा, घुटन, असंतोष और भूख प्यास की मिट्टी में जन्मे कवि हैं। कवि कहलाने की लालसा भी उनके मन में कहीं नहीं है। क्योंकि वो एक मिशन की तरह चाहते हैं। हम उन्हें भले कवि कह रहे हैं, लेकिन वो कभी खुद को कवि नहीं कहते। वो अपनी कविता को विज्ञापनों से काफी दूर रखते हैं। उनकी कविता की पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि मेरी पीठ को बना दिया गया विज्ञापन प्रचार का सस्ता माध्यम, जिस पर चिपका दिए गए सिनेमा, सर्कस, बाजार, सभा के रंग बिरंगे पोस्टर। मित्रों, आप जानते हैं कि आज जिस कवि की 2-4 कविताएं भी छप जाती हैं, वो झोला लेकर बाजार में घूमने लगता है, वो अपना प्रचार करने लगता है। लेकिन कौशल किशोर आत्मस्थापना से बहुत दूर हैं। कभी वो आप स्थापना सुनना ही नहीं चाहते। भाई, कई बार मैंने फोन पर भी उनसे कहा हुआ कि भाई साहब, आपकी ये बहुत अच्छा है, वो अच्छा, अरे दूसरी बात करो यार, ये छोड़ो, ये तो होता रहता है। ये उनका स्वभाव है। तो उनको काम से प्यार है, कार्य से नहीं है कि लोग उनको कवि कहें या उनकी प्रचार प्रसार करें या बहुत जगह छप जाए, उनको इनाम मिल जाए, इकराम मिल जाए, पुरस्कार मिल जाए। वो इन सब से बहुत दूर रहते हैं। कौशल किशोर मूलतः प्रतिपक्ष के कवि। उनका पक्ष स्पष्ट है कि वो किसके पक्ष में रचते हैं। उनकी कविता एक खास तरह की कश्मकश, एक खास तरह के द्वंद्व की सृष्टि करती है। उसमें एक नए संसार की तलाश की छटपटाहट और बेचैनी है। किसान, मजदूर, सर्वहारा उनकी इस संवेदना के केंद्र में है। समाज के कमजोर व्यक्ति को कमजोर तो मानते हैं, पर मजबूर नहीं मानते। हृदय की गहन अनुभूतियां, वैचारिक मंथन और कल्पना का अनुरंजन ही कविता है। मित्रों, हृदय की गहन अनुभूतियां, वैचारिक मंथन और कल्पना का अनुरंजन ही कविता है। कवि की अनुभूतियां जितनी शांत होंगी और वैचारिकी जितनी परिपक्व होगी, कविता उतनी बड़ी और प्रामाणिक होती है। बाजारवाद और भूमंडलीकरण के पूंजीवाद चरित्र ने मध्यम वर्गीय जीवन को अपना शिकार बनाया है। हम सब इसके बाजारवाद, भूमंडलीकरण के शिकार होते चले जा रहे हैं। तो अगर इस तरह से हम देखेंगे कि वो एक कविता में लिखते हैं कि जी हाँ, मैं भूख नहीं, भूख का इलाज हूं। जी हाँ, मैं भूख, अभी उनकी कविताएं आप और सुनेंगे जो मुझे पसंद है। 2-4 पंक्तियां उनकी कविता की मैं भी पढ़ता हूं। यही कविता की सार्थकता है कवि की कि उसी पंक्तियां दूसरे लोग भी पढ़ें। जी हाँ, मैं भूख नहीं, भूख का इलाज हूं। मैं बीमारी नहीं, बीमार का डॉक्टर हूं। मैं विकट परिस्थितियों से हार कर, भाग कर आत्महत्या का निष्कर्ष नहीं हूं। जो लोग पूरी दुनिया में भूख, बीमारी और आत्महत्या का सौदा करते हैं, उन्हीं के खिलाफ एक आवाज हूं मैं, इनकलाब हूं मैं, इनकलाब हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल किशोर जी को। इन्हीं कम शब्दों में, क्योंकि कार्यक्रम लंबा है और अभी हम कौशल किशोर की कविताएं सुनेंगे, अभी हम चंद्रेश्वर जी को सुनेंगे, अभी हम मिथिलेश्वर जी की सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ाए कार्यक्रम। जी जी, बहुत अच्छी बातें की आपने डीएम मिश्र जी ने कौशल जी के बारे में। मिथिलेश जी आपका म्यूट है। म्यूट है। मिथिलेश जी का म्यूट है, बंद है, माइक बंद है। खोल दिया। मेरी आवाज कौशल जी सुन पाए आप? हाँ, आप की आवाज आई। आपने बहुत अच्छी बातें कही कौशल जी के बारे में। उनमें से एक बात मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि सचमुच कविता की विश्वसनीयता और व्यक्ति की विश्वसनीयता दोनों एक चीज है। अगर उसमें फाक हो तो फिर पाठक बहुत तकलीफ में आ जाता है, और उसमें फाक ना हो तो पाठक के लिए वो कविता महत्वपूर्ण हो जाती है।
तो कौशल किशोर के बारे में यह बात बिल्कुल कही जा सकती है कि कौशल किशोर और उनकी कविता में कहीं अलगाव नहीं है। जो वो जीते हैं लिखते हैं, जो लिखते हैं वो जीते हैं। जी, तो मैं यही मैंने इसमें से यही मैंने कहा, जो मैंने जी जी देखा रखा वही कहा। तो इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रोफेसर चंद्रेश्वर जी को, प्रोफेसर और कवि चंद्रेश्वर जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो जी अपनी जी। बात रखें। उसके नहीं, बाद हम लोग कौशल जी की कविताएं सुनेंगे। नहीं, कौशल जी के बारे में मैं भी कुछ बातें करना चाहता हूँ। जी पहली बात की हिंदी के सुपरिचित जाने माने कवि, संस्कृति कर्मी कौशल किशोर जी का इलाका भी भोजपुरी इलाका है। आप सबको पता होना चाहिए कि कौशल जी मूल रूप से बलिया जनपद के सुरेमनपुर गांव में पैदा हुए थे। 25 दिसंबर सन 1951 को ये उनकी प्रामाणिक जन्म तिथि है। और उस लिहाज से कौशल किशोर जी ने अभी 70 साल पूरे किए। और हम लोग कह भी रहे थे कि कौशल जी की सक्रियता और उनके लेखन, उनके उत्साह को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने इतना शीघ्र 70 पूरा कर लिया। मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि कौशल किशोर जी अपने आप में एक संस्था भी हैं। ये एक आंदोलन धर्मी व्यक्ति हैं। वाम धारा से इनका आरंभ से ही लगाव रहा और वाम लेखक संगठनों में, वाम दलों में आप शुरू से ही अपने लेखन के आरंभिक दौर से ही सक्रिय रहे। आपके पिताजी बिहार में बरौनी में रेलवे में काम करते थे, जहाँ तक मेरी स्मृति में है। और वहाँ से आपकी शुरुआत होती है। जो अंग भूमि है बिहार की, अंग प्रदेश है, जो दिनकर का इलाका है, राष्ट्र कवि दिनकर का। कौशल किशोर जी ने बहुत कम उम्र से ही कविता लिखना आरंभ किया था। और 20-21 साल की उम्र में ही इन्होंने लघु पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया। जहाँ तक मुझे याद है कि 1972 में आपने एक लघु पत्रिका का प्रकाशन किया था युवा लेखन के नाम से। 3-4 वर्षों तक वो पत्रिका निकलती रही। फिर जब आप 1975 में या उसके आसपास लखनऊ में आते हैं, तो लखनऊ में आकर के आपने परिपत्र पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया 1974 से लेकर के 78 तक। बाद के दिनों में 1983 में आपने जन संस्कृति का संपादन शुरू किया। और आप सबको पता होगा कि 1985 में जब तीसरी धारा के वाम लेखक संगठन जन संस्कृति मंच की स्थापना हुई, तो कौशल किशोर जी जन संस्कृति मंच के संस्थापकों में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। उसके निर्माण में, उस संगठन को खड़ा करने में, उसे दिशा देने में, उसे धार देने में कौशल किशोर जी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहली बार जहां तक मुझे याद आ रहा है कि जन संस्कृति मंच का 1985 में जब निर्माण हुआ था, तो गोरख पांडे उसके महासचिव बने थे। और जो राष्ट्रीय सचिव बने थे कुछ लोग, उनमें एक प्रमुख कौशल किशोर जी भी थे। तो बहुत कम उम्र से आप लघु पत्रिका आंदोलन से जुड़े रहे, वाम पार्टियों से भी जुड़े रहे। इतना ही नहीं, जो
उनके स्कूटर इंडिया में जो मजदूरों का, श्रमिकों का संगठन था, उसमें भी आपने नेतृत्वकारी भूमिका अदा की है। और इन सब चीजों के साथ साथ कौशल किशोर जी कविता भी लिखते रहे, वैचारिक लेख भी लिखते रहे, आलोचनाएं भी लिखते रहे, और इन्होंने एक तरह से साहित्यिक पत्रकारिता भी की। अभी कई वर्षों से आप लखनऊ के एक दैनिक अखबार जन संदेश के भी साहित्यिक पृष्ठ से जुड़े हुए थे। अभी वर्तमान में भी एक लघु साहित्यिक पत्रिका रेवांत का आप संपादन कर रहे हैं। आपकी 2 महत्वपूर्ण काव्य कृतियां प्रकाशित हैं। जो इनकी पहले की कविताएं हैं 1970 से 80 के आसपास तक की, वो नई शुरुआत में शामिल हैं। और जो इनकी 85 के बाद की या 90 के बाद की कविताएं हैं या सन 2000 के बाद की कविताएं हैं, वो उनके पहले संकलन में शामिल हैं। वह औरत नहीं महानद थी, जो 2017 में बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है और काफी चर्चित और प्रशंसित भी हुआ है। आपकी वैचारिक टिप्पणियों, वैचारिक लेखों की 2 पुस्तकें भी हैं, प्रतिरोध की संस्कृति और अधियारे का उजाला। कौशल किशोर जी से मेरा निजी सरोकार, ऐसे तो मैं जब विद्यार्थी था, बीए में मैं पढ़ा करता था आरा में, जैन कॉलेज में, तो इनकी जन संस्कृति पत्रिका वहाँ जाती थी, जो 83 में शुरू हुई, और हम लोग इनसे परिचित थे, इनके लेखों से, इनके संगठन के कामों से, इनके काव्य सर्जन से। लेकिन 2007 में जब मैं लखनऊ आकर रहना आरंभ किया, और मैं एक खास बात मिथिलेश जी बताना चाहता हूँ कि 2007 में जब लखनऊ में मैंने भी रहना शुरू किया, अपना एक घर बना करके, और यहाँ की साहित्यिक गतिविधियों में मेरी भी सक्रियता बढ़ी, तो उस दौर में सिर्फ कौशल किशोर जी एक ऐसे लेखक, संस्कृत कर्मी थे जो निरंतर छोटी छोटी गोष्ठियां आयोजित कर रहे थे, कविता पाठ या वैचारिक मुद्दों पर बातचीत। और उन दिनों अभी अनिल सिन्हा थे। तो हमने देखा कि प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ की गतिविधियां लगभग ठप थीं, मृतप्राय थीं। और कौशल किशोर जी 2007-08 में लखनऊ जैसे शहर में, जो साहित्य और संस्कृति का गढ़ माना जाता है, एक उत्तर भारत का प्रमुख केंद्र माना जाता है, ऐसे केंद्र में भी लगभग एक तरह की निष्क्रियता छाई हुई थी। जनवादी लेखक संघ में पहले सक्रिय था, लेकिन बाद के दिनों में वाम लेखक संगठनों से मैं उदासीन हो रहा था। तो दोबारा कौशल किशोर जी की वैचारिकता, इनका तेज, इनका ताप, इनकी मेहनत, इनका श्रम, इनका संघर्ष, इनकी निष्ठा, इनकी ईमानदारी को देखते हुए दोबारा हमारी इच्छा हुई जुड़ने की, और मैं लखनऊ की जसम इकाई से जुड़ा। तो बहुत सही कहा डीएम मिश्र ने भी कहा, मिथिलेश जी ने भी कहा कि आप लिखें कुछ और आपके जीवन में कुछ घटित हो, आपके शब्द कुछ कहें और आपका जीवन कुछ हो, शब्द और कर्म में कोई एकता न हो, उसमें गहरी फांक हो, तो बात बनती नहीं है। और अक्सर कौशल किशोर जी को देखते हुए मुझे शमशेर की एक बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय कविता की आरंभिक पंक्तियां याद आती हैं कि बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। तो कौशल किशोर जी का जो काम है
वो सबके सामने है। अभी जिस तरह से कोरोना काल में 2020 में संकट आया पूरी दुनिया में, जो मानवता पर, उसमें हमारे कई साथी जो कोरोना काल में हमसे छीन गए, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे साथी कौशल किशोर जी, उनकी पत्नी विमल किशोर जी, ये लोग भी कोरोना की चपेट में थे। और जिस तरह से इन्होंने जद्दोजहद की, जिस तरह से संघर्ष किया, जिस तरह से कोरोना के संकट से ये बाहर आए, तो ये इनकी जिजीविषा को ही सामने लाता है। तो इनमें एक प्रबल जिजीविषा है। और जिस तरह से कोरोना काल में भी जब संगोष्ठियां बंद हो गई, मिलना जुलना बंद हो गया, तो कौशल किशोर जी ने संवाद का सोशल मीडिया का माध्यम चुना और लगातार फेसबुक पर ऑनलाइन कविता पाठ के माध्यम से तमाम ऐसे कवियों की कविताएं, पुराने मध्यम पीढ़ी के या नई पीढ़ी के कवियों की कविताओं का इन्होंने जिस तरह से ढूंढ ढूंढ करके पाठ किया, और पाठ ही नहीं किया, बाद में चल करके उसको एक पुस्तक का आकार भी दिया। दर्द अभी की काफिल, कोरोना काल दर्द की, की काफिल। जी जी जी, कोरोना काल में इन्होंने 87 कवियों का चुनाव किया। जहां आजकल लोग इतने सिलेक्टिव हो गए हैं, इतने सिलेक्टिव हो गए हैं कि उनको दो चार कवियों के अलावा कभी दिखते ही नहीं है। वहाँ कौशल किशोर जी इतने उदार हैं, इतने डेमोक्रेटिक हैं कि इन्होंने कई कवियों को देखा, उनके लेखन को देखा, 87 कवियों को, विजेंद्र से लेकर के मोहित कुमार तक। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बड़ी बात है। बड़ा अभियान है, बड़ा अभियान है। दर्द के काफिले जो सृजन प्रकाशन से आया है। और आजकल मैं तो बार बार कहता हूँ कि हमारी हिंदी में एक इतना अराजक माहौल बना है कि अच्छे कामों की नोटिस नहीं ली जाती है। खेमेबाजी बढ़ी है, गुटबंदी बढ़ी है, लोग चेहरा देख करके, नाम देख करके, काम देख करके नहीं। वो दौर नहीं है शमशेर वाला कि बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। आजकल तो बात को दबाने की कोशिश की जा रही है, सच को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरा मानना है कि काम अ, अगर हो सच्चे मन से तो वो जादू बन जाता है। तो कौशल किशोर जी ने लगातार इधर अपने को माजा है, अपने को परिष्कृत किया है, अपने को इन्होंने धार देने की कोशिश की है, चमकाने की कोशिश की है। और ये कैसे कवि हैं जिनकी कविता में, जिनकी कविता वो खुद कहते भी हैं कि मैं आंदोलन धर्मी कवि हूँ। वो एक वैचारिक कवि हैं, भावप्रवण कवि भी हैं। उन्होंने संघर्षों पर भी कविताएं लिखी हैं, किसान आंदोलन पर कविताएं लिखी हैं। तमाम उन जगहों पर जहाँ उनको प्रतिरोध के स्वर दिखाई देते हैं, उन पर वो कविता लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनकी कविताओं में शुरू से ही एक प्रखर चेतना का स्वर सुना जा सकता है। जैसे अभी मेरे हाथ में उनकी किताब है नई शुरुआत। अभी देखिए, इसमें एक छोटी सी कविता है, और जो इनकी 1974 की कविता है, 74 की, जो जेपी मूवमेंट का दौर था। तो कौशल जी लिखते हैं कि वे मारते हैं, वे सच को मारते हैं, वे मारते हैं, वे विचार को मारते हैं। अब ये कविता इतनी प्रासंगिक है आज के दौर में भी। सच और विचार दोनों रहता है आदमी के भीतर, इन्हें मारने के बाद उनके लिए बड़े काम का है यह आदमी। यानी कौशल किशोर जी की कविताएं जो पूंजी का, सत्ता का जो षड्यंत्र है, जो उसकी दुरभिसंधियां हैं, उस पर भी उनकी विचार दृष्टि जाती है। वे कहते हैं कि वह आदमी जिसके भीतर के विचार को सत्ता मार देती है, वह आदमी उनके बड़े काम का हो जाता है। तो इस तरह कविता में भी विचार को जिंदा रखने की कोशिश एक नैतिक कार्यवाही की तरह है।
तो कौशल जी अपनी चुनी हुई कई कविताओं का पाठ करेंगे, हम लोग सुनेंगे भी। लेकिन मेरा मानना है कि शुरू से ही कौशल किशोर जी एक सजग, एक चेतस, एक विचार संपन्न, दृष्टि संपन्न कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। और निश्चय ही इन्होंने शुरू से पुस्तकों के प्रकाशन पर, अपनी कविताओं के संकलन के प्रकाशन पर कोई खास कोशिश नहीं की है। लेकिन इससे कोई बात बिगड़ती नहीं है। देर सवेर जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं वे सजग पाठकों के ध्यान में चले ही आते हैं। तो जो कौशल किशोर जी को मैंने समझा है, अब तक जो पढ़ा और गुना है, उससे मुझे यही लगता है कि कौशल किशोर जी कहीं भी अपने विचारों से समझौता नहीं करते हैं और वे वहीं खड़े होते हैं जहां जन खड़ा है, जहां प्रतिरोध की चेतना है, जहां जन संघर्षों को स्वर देने की बात है। कौशल किशोर जी की कविता, कौशल किशोर जी की लेखनी वहां खड़ी मिलती है। तो मिथिलेश जी, ये कुछ चंद बातें हैं और कौशल जी लगातार लिख पढ़ रहे हैं। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो लिखी जानी बाकी हैं। उनसे अभी हम सब की बहुत उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं भी हैं। अभी उनका तीसरा संग्रह भी छपने के लिए तैयार है, उम्मीद किसी चिंगारी की तरह, जहां तक मुझे याद आ रहा है रुद्रादित्य प्रकाशन ने उसका कवर पेज भी जारी किया है। तो इस तरह से कौशल जी लगातार लिख पढ़ रहे हैं, लगातार अभी धारा के बीच में है। और कौशल जी का होना लखनऊ को एक वैचारिक रंग देता है, उसको एक नई ऊर्जा देता है और हमारे जैसे लोगों को एक सहयोग, एक सहकार का भाव भी उनसे मिलता है, उनसे एक दिशा भी मिलती है। तो इस तरह चंद कुछ हमने अपनी बातों को उनके बारे में जो मेरे दिमाग में थी एक्सटेम्पोर हमने रखा, कोई इस तरह की तैयारी नहीं थी। मिथिलेश जी, मैं मैं उम्मीद करता हूं कि कौशल जी का कविता पाठ अब होना चाहिए। जी, आपका म्यूट है क्या? मिथिलेश जी का म्यूट है। हाँ हाँ, शुक्रिया चंद्रेश्वर जी, अपने कौशल किशोर का एक रेखा चित्र प्रस्तुत किया। मैं तो ये कहूँगा कि उनकी वैचारिकता से लखनऊ ही नहीं, पूरा उत्तर भारत प्रेरित होता रहता है, ऐसा मैंने महसूस किया है। तो अब हम लोग सीधे कौशल किशोर को कविता पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। कौशल किशोर जी, स्वागत स्वागत। हाँ, वो अभी जन संस्कृति मंच के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय जी उपाध्यक्ष भी हैं। जी जी। बहुत सारी बातें उनके बारे में घंटों टाइम लगेगा उनकी हाँ उपलब्धियां गिनाने में। हाँ, तो आज आप कविता सुनते हैं और फिर उन पर जी बात करेंगे। जी जी जी। मिथिलेश जी, चंद्रेश्वर जी, डीएम मिश्र जी, मैंने आप लोगों ने मेरे बारे में इतनी बातें की, मुझे सुनते हुए कुछ अजीब सा लग भी रहा था, है ना? क्योंकि मैं तो अपने को एक सिपाही समझता हूँ और मेरा शुरू से ही एक मतलब एक वाक्य हमेशा मैं कहता रहता हूँ कि पीर बाबरची भिश्ती खर, मतलब आपको इस सारी भूमिका में होना चाहिए, क्योंकि आप जब एक सिपाही हैं और मुझे हमेशा निकोलाई आस्त्रोवस्की के उपन्यास अग्नि अच्छा, दीक्षित के उस पाविल चरित्र मुझे हमेशा प्रेरित करता है कि आप जिस भी स्थिति में हो, जैसा भी संकट हो, बीमार हो, बीमारी की हालत में हो, चाहे उम्र आपकी जो भी हो, लेकिन आपका जो अभियान है वह चलते रहना चाहिए। उसका रूप बदल सकता है, उसकी डिग्री में फर्क आ सकता है, लेकिन यह काम जारी रहना चाहिए। हमारे तो अभी
मुझे खुद भी अपने अंदर यह एहसास नहीं होता, इसका आभास नहीं है कि मैं 70 हो गया हूँ। मुझे आज भी लगता है कि मैं पूरा युवा हूँ। और मेरे मित्रों में एक तरफ ध्रुवदेव मिश्र पाषाण और राम कुमार कृषक हैं, तो दूसरी तरफ गोलेंद्र पटेल और मोहित कुमार पांडे जैसे युवा कवि हैं। तो इनसे मिलकर ही मेरे अंदर का कवि हो, व्यक्ति हो, साहित्यकार हो और एक्टिविस्ट हो, वो बनता है। तो मैं सीधे अब कविताओं कविताओं पर आता हूँ, कविता पाठ पर आता हूँ। जब हम लोगों ने लिखना शुरू किया था, वह दौर तीखे आंदोलनों का दौर था सारी दुनिया में। और खास तौर से वियतनामी जनता अमेरिकी साम्राज्यवाद पे संघर्ष कर रही थी। उस समय एक नारा भी था, हमारा नाम तुम्हारा नाम वियतनाम वियतनाम। ये नारा काफी लोकप्रिय हुआ था। उसी तरह से हमारे देश में भी वसंत गर्जना हो रही थी, नक्सलवाड़ी का आंदोलन था। और उस वक्त भी यह नारा था, आमार बाड़ी तोमार बाड़ी नक्सलबाड़ी नक्सलबाड़ी। ये नारा मुक्ति हो वो मातृभूमि। तो मैं कुछ कविताएं उस दौर की, एक दो कविताएं सुनाऊंगा, फिर बीच की, फिर एक दो इधर की। मैं ज्यादा नहीं, 4 5 6 कविताएं ही उनका मैं पाठ करता हूं। तो 1970 की कविता है, मोर्चे की ओर। आओ दे दें अपनी कविताएं उनके हाथों में, जिनके लिए सही अर्थों में कविताएं होनी चाहिए। जानते नहीं जिन खेतों में आशा, लगन और विश्वास के साथ वह रोपता था अपना खून, पसीना और श्रम, आज जमींदारों ने उसे उन खेतों से, उन फसलों से बेदखल कर दिया। क्या होगा, नहीं जलेंगे उनके घरों के चूल्हे, अब खड़े होंगे रोंगटे, गरमाएगा शरीर, उबलेगा खून और प्रतिशोध की आग में जलेंगी चटकेंगी हड्डियां। अब खेत नहीं पैदा करेंगे फसलें, अब खेत पैदा करेंगे गुरिल्ले दस्ते। अब खेतों की ओर नहीं जाएगा कोई गुलाम, बंधुआ मजदूर अब वहां बनेंगे युद्ध के मोर्चे। श्रम नहीं बिकेगा कोठियों के हाथ, नहीं रहेगा गुलाम, जमींदारों की ड्योढ़ियों में वह स्वतंत्र हो, पूंजी के महल को नस्त नाबूद कर करेगा नव सृजन, बनाएगा नई दुनिया, करेगा नव सृजन, बनाएगा नई दुनिया। तो ये मोर्चे की ओर नई शुरुआत की यह पहली कविता है। और दूसरी नई शुरुआत की ही है, बाबूजी के सपने। चंद्रेश्वर जी ने बताया कि बाबूजी मेरे बरौनी गढ़हरा में रेलवे कर्मचारी थे। तो बाबूजी कलम घिसते रहे कागज पर जिंदगी भर, और चप्पल जमीन पर। वे रेलवे में किरानी थे, कहलाते थे बड़ा बाबू। उनकी औकात जितनी छोटी थी, सपने उतने ही बड़े थे। और उसमें मैं था, सिर्फ मैं। किसी शिखर पर इंजीनियर से नीचे की बात वे सोच ही नहीं पाते थे। ऐसे ही सपने थे बाबूजी के, जिसमें वे जीते थे, लौटते पोटते थे। पर वे रेल प्रशासन को अन्यायी से कम नहीं समझते। उनकी आंखों पर चश्मे का ग्लास दिन दिन मोटा होता जाता, पर पगार इतनी पतली कि जिंदगी उसी में अड़स जाती। इसीलिए जब भी मजदूरों का आंदोलन होता, पगार बढ़ाने के लिए हड़ताल होती, जिंदाबाद
मुर्दाबाद करते हुए अक्सर देखे जाते। उनके कंधे पर शान से लहराता यूनियन का झंडा, लाल झंडा। एक वक्त ऐसा भी आया जब सरकार ने छात्रों की बेइंतहा फीस बढ़ा दी। फिर क्या, फूट पड़ा छात्र आंदोलन। मैं आंदोलनकारी बाप का बेटा कैसे खामोश रहता। कूद पड़ा, मैं भी करने लगा जिंदाबाद मुर्दाबाद। मेरे कंधे पर भी लहरा उठा झंडा, छात्रों के प्रतिरोध का झंडा। बाबूजी की प्रतिक्रिया स्तब्ध कर देने वाली थी। आओ न देखा ताओ, वे टूट पड़े मेरे कंधे पर लहरा रहे झंडे पर। चिद्दी चिद्दी कर डाली, वे कांप रहे थे गुस्से में थर थर। सब पर उतर रहा था, सबसे ज्यादा अम्बा पर। वे बड़बड़ाते रहे और कांपते रहे, वे कांपते रहे और बड़बड़ाते रहे। हमने देखा उस दिन बाबूजी ने अन्न को हाथ नहीं लगाया। अकेले टहलते रहे छत पर, अपने अकेलेपन से बतियाते रहे। उनकी यह बेचैनी शिखर से मेरे गिर जाने की थी या उनके अपने सपने के असमय टूट जाने की थी। वह अमावस्या की रात थी, वह अमावस्या की रात थी। बाबूजी मोतियों की जिस माला को गूंथ रहे थे वह टूटकर बिखर चुकी थी। मोतियां गुम हो गई थी उस अंधेरे में, मोतियां गुम हो गई थी उस अंधेरे में। तो ये कविता थी और उसी दौर की ही एक कविता। मैं उस अरसे से इस संग्रह की कविताओं का मैंने पाठ नहीं किया। नई शुरुआत जिससे ये शीर्षक से कविता है, यह कविता 1974 की ऐतिहासिक रेल हड़ताल के दौरान लिखी गई। ऐतिहासिक 1974 में जो ऐतिहासिक रेल हड़ताल हुई, उससे पहले भी ऐसी हड़ताल नहीं हुई थी और उसके बाद भी ऐसी नहीं हुई है। दादी सुना नहीं तुमने, बाबूजी हड़ताल पर है। कंधे पर यूनियन का लाल झंडा लिए गड़हरा की रेल कॉलोनियों में घूमते होंगे आजकल। क्वार्टरों से बेदखल करने हेतु भेजी गई पुलिस लारियों में कॉलोनी की औरतों के साथ अम्मा को भी कैद करके भेजा गया होगा। बहन पूनम और छुटकी भी जुलूस में शामिल हो नारे लगाती होगी। दादी सुना नहीं तुमने, बाबूजी हड़ताल पर है। गांव के डाकखाने में दादी बेमतलब क्यों भेजा करती हो मुझे हर दिन। अब मनी ऑर्डर या बीमा या रुपए की आशा छोड़ दो, इस कदर क्यों घबरा जाया करती हो। घर के चूल्हे की आग ठंडी हो रही है तो क्या हुआ, शरीर के अंदर की आग का जलना अभी ही तो शुरू हुआ है। शायद तुम्हें नहीं मालूम, जिस गांधी जवाहर की अक्सर बात किया करती हो, उस गांधी जवाहर के देश में मशीन या कल कारखाना या खेत में तेल या मोबिल या श्रम नहीं, इंसानी लहू जलता है। दादी तुम इस हकीकत से भी अनभिज्ञ हो कि अंगीठी पर चढ़े बर्तन में खौलते अदहन की तरह अपने गांव की झोपड़ियों का अंतर मन उबल रहा है कि हर हल और जुआट, नाधा और बगहा फूक की आग में जल रहा है। वह आग जो नक्सल बाड़ी में चिंगारी बनकर उभरी थी, वह आग जो श्रीकाकुलम के पहाड़ों से ज्वालामुखी की तरफ फूटी थी, जिसके अग्निपुंज तेलंगाना की पटरियों पर सरपट दौड़े थे। देखो देखो, ठीक वही आग अपने गांव के सीवान तक पहुंचाई है। इसीलिए दादी
मैं बेहद खुश हूं। इसीलिए दादी, मैं बेहद खुश हूं कि अपने गांव में एक अच्छी और सही बात हो रही है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में एक नई शुरुआत हो रही है। तो ये नई शुरुआत संग्रह से 3 कविताएं थी, और 1-2 कविता मैं इससे हाँ, मानवाधिकार कार्यकर्ता सीमा आजाद के लिए कविता है, पुस्तक मेले से। वह लौटी थी पुस्तक मेले से, बहुत खुश थी, जैसे भर लाई है सारी दुनिया को अपने थैले में। ये किताबें नहीं थीं, उसके सपने थे, ऐसी दुनिया के सपने जहां सब हो बराबर, लब हो आजाद। वो आई थी दिल्ली से अपने शहर, और स्टेशन पर ही घेर ली गई। एटीएस ने कब्जे में कर लिया सारा सामान, उसका थैला और किताबें भी। वे उलटते पुलटते रहे, तलाशते रहे किताबों में कुछ खतरनाक शब्दों और अक्षरों में विस्फोटक, बम और पिस्तौल, गोला और बारूद, आरडीएक्स। वह समझाती रही उन्हें लोकतंत्र के मायने, वह समझाती रही उन्हें लोकतंत्र के मायने, विचारों की आजादी। वह बताती रही उन्हें पुस्तक मेले और किताबों की दुनिया के बारे में। सब व्यर्थ था उनके, सब व्यर्थ था उनके लिए। वे लोकतंत्र के रक्षक थे, पर उन्होंने नहीं पढ़ा था लोकतंत्र का ककहरा। उनकी नजर में वह खतरनाक थी, कोई फिदायन या आतंकवादी। और जब्त कर ली गई किताबें, अश्रुपूरित नेत्रों से वह देखती रही उन्हें, जिन्हें पुस्तक मेले से खरीदा था, जिसके लिए कई जून भूखे रहकर उसने जुटाए थे पैसे। वह भेज दी गई बड़े घर में। दिन बीते, महीने और साल भी बीत गए। यह अनुभव की आंच थी, जिन विचारों को उसने पढ़ा था किताबों में, अब वे सींच रहे थे, सपने जिलाए थे उसे। उसके सामने नग्न होता जा रहा था यह तंत्र। वह हंसती इस भोदू कालिदास पर, वह देखती क्षितिज की ओर, और आसमान में उड़ते परिंदों के साथ वह चली जाती इस चार दीवारी के बाहर विश्व विजय की ओर। अपने विचार, उसके विचारों की कोई सीमा नहीं थी, उसके विचारों की कोई सीमा नहीं थी। उसके सपने फूलों की खुशबू की तरह आजाद थे, उसके सपने फूलों की खुशबू की तरह आजाद थे। मैं ये अभी हाल में हाथरस में गैंग रेप की घटना हुई थी, उस पर है एक पिता का बयान। कई दिनों से बेटी गायब थी, उसके होने की हर जगह ढूंढ आया, थाने भी गया, और थानेदार का वही बना बनाया जवाब कि भाग गई होगी किसी प्रेमी के साथ। मोहल्ले के नेता लगा विधायक जी, सबसे मिलाया, सबने नसीहत दी। गलती हमारी ही निकाली गई कि हमने ही संभाल कर नहीं रखी बेटी को। उन्हें क्या जवाब देता, उन्हें क्या जवाब देता, क्या कहता? बेटी कोई सामान तो नहीं कि कोई चुरा ले, इस डर से बंद कर दूं बक्से में। पर वक्त ऐसा है कि हमें ही सुनना है बेटी का दुखी बाप जो ठहरा। कई दिनों के बाद मिली गनीमत कि वह जिंदा मिली,
पर कोई अंग सलामत नहीं। जीभ भी उसकी काट ली गई कि बता न सके दरिंदगी की कथा अपनी व्यथा। नीम बेहोशी में वह छटपटाती रही, उसकी छटपटाहट बताती है कि वह योद्धा की तरह लड़ी, वहां भी और यहाँ भी। उसके साथ जो हुआ और वह मारी गई इसलिए कि औरत थी, गरीब थी, सबसे बढ़कर एक जाति थी, और यही सदियों से चली आ रही जिंदगी की हकीकत थी। उसका मृत शरीर सरकार के कब्जे में है, मतलब वह कैद में है और हम भी कैद में हैं। वह जल रही है हमसे दूर अंधेरी रात में धू धू, और जल रही हैं हमारी आंखें भी। यह जलना कैसा है, यह जलना कैसा है, कैसी है रोशनी जो फैल रही है दूर तक। जिंदा में वह बलात्कृत हुई, मरने पर अपहरित हुई। जिंदा में वह बलात्कृत हुई, मरने पर अपहरित हुई। उसका जो अंतिम संस्कार है वह भी बलात्कार है। उसका जो अंतिम संस्कार है वह भी बलात्कार। अब मैं एक दो कविताएं और सुना करके जो नया संकलन आने वाला है हाँ हाँ उसमें उससे भी चीजें जो निर्जीव होती हैं मनुष्य के संग साथ से वे सजीव हो उठती हैं, उनमें भी गति आती है। मनुष्य का हम सफर बन वे सफर पर निकल पड़ती है। जूते को ही ले, जूते को ही ले, जहां जहां जाता हूं जूता साथ साथ जाता है। पैरों में रहता है, सच्चे साथी का साथ निभाता है। तलुए पर होने वाले हर हमले को ढाल बन झेलता है। कई बार तो पैरों से निकल जूता हाथ तक पहुंच जाता है, हाथ में हथियार की तरह लहराता है। जॉर्ज जॉर्ज क्या भूल पाएंगे जूते की मार? तो ऐसी है जो सपने तक पीछा नहीं छोड़ती। महाशक्तियों की मिसाइलें निष्फल है इस मार के आगे। जूता हो या बेलन या झाड़ू या चिमटा या कुछ और, कहने के लिए सब निर्जीव चीजें हैं। पर सहते सहते वेदना जब असह्य हो जाती है ये सजीव हो उठती है। कि सहते सहते वेदना जब असह्य हो जाती है ये सजीव हो उठती है। नायक और नायिका की तरह कविता में दर्ज होती है। अब कविता में दर्ज होती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कौशल। अम्मा का कोना। आइए, अम्मा चाहती थी कि घर में हो एक पूजा घर। अम्मा चाहती थी कि घर में हो एक पूजा घर, और वह ऐसा हो जैसा वह चाहती थी। यह कैसे संभव था? यह कैसे संभव था जब घर के लोगों के लिए ही जगह पर्याप्त नहीं थी? वे रह रहे थे अड़स कर। चलती ट्रेन में कईयों की जगह पांवदान पर थी। ऐसे में अम्मा के भगवान के लिए अलग से पूजा घर हो यह बड़ी समस्या थी। अम्मा एडजस्ट करना जानती थी। अम्मा एडजस्ट करना जानती थी। ऐसा करती हुई गुजारती सारी जिंदगी। तनाव जीती रही पर कभी नहीं जाहिर किया कि वे तनाव में हैं। पूजा घर के लिए भी उन्होंने ही रास्ता निकाला।
वह ऐसा था जैसे सांप मरा, लाठी भी सलामत रही, मतलब किसी को परेशानी नहीं हुई। अम्मा ने पूजा घर के लिए चुना वह कोना जो घर की फालतू चीजों का ढेर बना था। इस जगह की साफ सफाई हुई, कुछ कूड़े वाले के हवाले तो कुछ कबाड़ी के, तो पैसे भी मिले। यह अम्मा का श्रम था कि कोना खिल उठा। यही अम्मा के देवी देवता स्थापित हुए। पूजा की सामग्री, धार्मिक पुस्तकें और वह कॉपी जिस पर अम्मा राम राम लिखती थी, इन सब की जगह बनी। अब यह कोना अम्मा का कोना के नाम से जाना जाने लगा, सबकी जबान पर चढ़ गया। घर में इस तरह रोशन हुआ जैसे शहर का यह अटल चौराहा या टंडन पार्क हो। माचिस, कलम या किसी चीज की जरूरत हो, सबको कोना याद आता। अम्मा जब दुनिया से गई, इस बात पर बहस छिड़ी कि क्या किया जाए इस कोने का। कि अम्मा जब दुनिया से गई, इस बात पर बहस छिड़ी कि क्या किया जाए इस कोने का। कौन जलाएगा धूप बत्ती सुबह शाम, कि कौन जलाएगा धूप बत्ती सुबह शाम, कैसे यह मेंटेन होगा। और न कुछ करो, लावारिस की तरह छोड़ दो, तो यह अनादर होगा, न सिर्फ देवी देवताओं का, अम्मा का भी। बहस किसी अंजाम तक न पहुंच पाई। बहस किसी अंजाम तक न पहुंच पाई। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह अम्मा के पूजा घर को साथ विदा करे, उसे अपनी जगह से खिसकाए। इस तरह अम्मा का कोना अपनी जगह जमा रहा, कोई नहीं कर सका उसे टस से मस। अम्मा के जाने के बाद भी कोना बना रहा। वहां उनकी तस्वीर स्थापित हुई, और बाबूजी गए तो अम्मा को उनका साथ मिल गया। अब दोनों साथ साथ रहते हैं, उसी तरह जिस तरह सारी जिंदगी एक दूसरे का साथ निभाया। यह यह भी अजीब है कि अम्मा के देवी देवता के सामने कभी न झुकने वाला सिर वहां झुक जाता। यह भी अजीब है कि अम्मा के देवी देवता के सामने कभी न झुकने वाला सिर वहां झुक जाता है। घर में अम्मा का कोना, उसका होना एहसास कराता है कि वाह अम्मा बाबूजी वाह साथ है वाह। हमारे। अम्मा बाबूजी साथ है। आने वाले संग्रह से भी कोई कविता सुनाइए। ये उसी से है, ये सब कविताएं सब जी उसी। अच्छा अच्छा। हाँ, उसी से है ये सब। घर, आइए देखिए। मुझे तलाश है अपने घर की, मुझे तलाश है अपने घर की। वह शहर गया, वही कहीं गुम हो गया। गांव में ढाही आई थी, नदी ने कहर ढाया था। रातों रात उसने कई गांव लील लिए। यह गुरिल्ला वार था। खेत खलिहान, बाग बगीचे, माल मवेशी, सब उसके पेट में। जान बचाकर न भागे होते, सामान के मुंह पाश में फंस जाते, तो न हम होते और न कविता होती। अखबार के किसी कोने में एक छोटी खबर दर्ज होती, सरकार बहुत मेहरबान होती, तो उसके अभिलेख में किसी जंग खाई अलमारी में बंद दीमकों का खुराक बनते। हमारे दल को दल छपरा में ठौर मिला। यह गांव से कोस भर दूर ऊंची जगह थी, नीचे जमीन
ऊपर आसमान था, न दीवारें थी न छत था, यही अपना घर था। हफ्ते भर बाद घोड़े पर सवार उसने बसाया एक नया गांव, आदर्श नगर। इसी गांव में हमें मिला जमीन का एक छोटा टुकड़ा। मिलजुल इसी टुकड़े को प्रेम से बनाया, सजाया। भले बरसात में छत चूती हो, आंधी में फूस की दीवारें उड़ जाती हों, पर यही हमारा घर था। इसी घर से हम एक एक कर निकले। इसी घर से हम एक एक कर निकले। बड़े घर का स्वप्न था, बड़े घर का स्वप्न था। नगर और महानगर की डगर पकड़ी। कुछ भटक रहे हैं अब भी, और कुछ को मिल गई है मंजिल। किसी के पास एक मंजिल है तो किसी के पास कई मंजिल। किसी का कोठी कहलाता है तो किसी का विला। कोई भवन है तो कोई सदन। मकान से ही पहचान है, मकान से ही पहचान है। वे घर से निकले थे घर के लिए, वे घर से निकले थे घर के लिए। एक होड़ है जो उन सब के बीच अस्थाई भाव की तरह रहती है। एक होड़ है जो उन सब के बीच अस्थाई भाव की तरह रहती है। मैं सोचता हूं कि मेरा समय हो गया। जी जी। और पढ़ें, देखता हूँ कुछ मिल कुछ जाए। कविताएं और पढ़ें। वो दूसरे संग्रह से भी कुछ कविताएं पढ़ सकते हैं। हाँ, और कुछ कविताएं पढ़िए। देखता हूँ मिल जाए तो। मिल नहीं पा रही दरअसल। चलिए, कविता जो संग्रह में है, लेकिन कई बार मैं उसे पढ़ चुका हूँ, जी। उसे फिर से मैं पढ़ता हूँ। वो हामिद था। इसे कई बार मैं सुना चुका हूँ, क्या सुनाऊं या? हाँ, सुनाइए। देखता हूँ कुछ और मिल जाए। मैं जो सुनाना चाहता हूँ वो इधर की है। उसका हिंदुस्तान पढ़िए। अच्छा, मैं 101 पृष्ठ पर है जी 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 संग्रह में। जी जी, मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। हाँ, दुख बहस के बीच। ये कविता हाल की है, और हाल में जब तालिबान की घटना, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद जो स्त्रियों की हालत हुई, वही दुख बहस के बीच। वहां दुखी दुख है, वहां दुखी दुख है। बाढ़ का पानी जैसे गांव, बस्ती और घर में फैल जाता है, दुख भी पसर गया है उसी तरह। जब कोई एक दूसरे से मिलता है, उनका दुख मिलता है, दुख ही आपस में बतियाता है। वह दर्द बन छलकता है, उनके आंसुओं से मनुष्यता की चादर भीग गई है। वे आसमान के नीचे थी, वे आसमान के नीचे थी। समुद्र पार से आती लहराती घटाएं थीं। आंधी, तूफान, बिजली, बारिश, ओला सब सहती थी। सिर पर छप्पर था, वह भी जूता था। जिंदगी कठिन थी, पर वह थी। सुख नहीं था, पर उसकी आस थी। अब ये जहां थी, अब वे जहां थी, वहां
वह अंधी सुरंग थी। इस अंधेरे में एक दूसरे को पहचानना मुश्किल था, इससे बाहर आना और भी मुश्किल। बस दुख था जो सबका साथा था, अंगुलियां थी जो मुट्ठी में बंधी थी। उनके दुख की बात दुनिया में हो रही थी, उनके दुख की बात दुनिया में हो रही थी। बैठती जारी थी, खुद साधे जा रहे थे। कुछ वेट एंड वॉच की मुद्रा में थे, मतलब दुख बहस के बीच था, उस पर लिखी जा रही थी कविताएं। जब दुख से दुख मिलता है, वह महज दुख नहीं रहता, पत्थर हो जाता। कि जब दुख से दुख मिलता है, वह महज दुख नहीं रहता, पत्थर हो जाता है। उसमें गति होती है, होता है आवेग और त्वरण। वह दुख के गर्भ में पलता है, गर्भस्थ शिशु की तरह बढ़ता जाता है। पत्थर की रगड़ से प्रस्फुटित होती है चिंगारी। जंगल की व्यवस्था हो या हो व्यवस्था का जंगल, यही चिंगारी दावानल बन सकती है। यही चिंगारी दावानल बन सकती है। मैं समझता हूँ कि काफी समय हो गया, और मैं अंतिम कविता अनंत है ये यात्रा कहते हुए, जो मेरे वह औरत नहीं महानत थी के में कि आखिरी अंतिम कविता है। मैं समझता हूँ कि ये सुना करके ही काफी समय भी हो गया, तो मैं कविता पाठ के कार्यक्रम का समापन करूंगा। अनंत है ये यात्रा, बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ, बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ मैं अपने को, अंदर भी बाहर भी। कहाँ पहुंचूंगा पता नहीं, कोई और नहीं कोई छोर नहीं। सागर में गहरे गोता खा रहा हूँ, डूब रहा हूँ इसी में। क्या डूब कर ही पार उतरना है? आसान नहीं होता अपने को पाना, आसान नहीं होता अपने को पाना। बुद्ध में क्या कम था खाना, उन्हें भी मिला था ज्ञान बहुत भटकने के बाद। यह भटकना होता ही है पाने के लिए, कबीर भी घर फूंक कर ही बन पाए। बाबा साहब ने तो खपा दिया, बाबा साहब ने तो खपा दिया अपनी सारी जिंदगी। कहा जहां मैं पैदा हुआ हरगिज नहीं मरूंगा वहीं। कितनी गहरी जड़ें इस जिद की, कितनी गहरी जड़ें इस जिद की। यह जिद ही तो जीवन है। मार्क्स ने कहा खोने को बेड़ियां, पाने को सारी दुनिया। मार्क्स ने कहा खोने को बेड़ियां, पाने को सारी दुनिया। यहाँ पाना नहीं खोना है, यहाँ पाना नहीं खोना है, खोकर ही पाना है। इसी में मर खप जाना है। जीवन कम है, जीवन कम है, काम बहुत है, सुदूर है मंजिल हमें पहुंचना। मैं भी चल पड़ा, मैं भी चल पड़ा हूं। कठिन है राह, अदम है चाह, अनंत है यह यात्रा। कठिन है राह, अदम है चाह, अनंत है यह यात्रा। जीवन कम है, काम बहुत है, सुदूर है मंजिल हमें। धन्यवाद। और मैं देख रहा था कि उद्भ्रांत जी भी मेरे बहुत पुराने, 40 साल पुराने मेरे साथी, मेरे मित्र उद्भ्रांत जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं और भी मुकेश प्रत्युष जी भी थे, और भी कई मित्र आते रहे, उमेश पाठक, सभी को नमस्कार करते हुए, मिश्र जी, चंद्रेश्वर जी, मिथिलेश जी और सभी साथियों को सलाम करते हुए मैं अपने कविता पाठ का कार्यक्रम का समापन करता हूँ। धन्यवाद। लिखावट ने आज साल के इस
अंतिम सप्ताह में हम लोग कविता के साथ आ चुके हैं और कविता हमारे लिए संघर्ष का भी माध्यम है, एक हथियार है। और जब भी परिवर्तन की बात होती है तो भले ही परिवर्तन के मूल कारक जनता हो, श्रमिक हो, मजदूर हो, किसान हो, लेकिन उसके साथ कविता भी उसके साथ चलती है और वह भी अपनी भूमिका अदा करती है। तो धन्यवाद वक्त को और आप सभी मित्रों को। शुक्रिया कौशल किशोर जी, आपकी कविताएं हमने साल के अंत में सुनी, आपके 70 पार होने के अवसर पर सुना, और हम सब की यही कामना रहेगी कि आप दीर्घ दीर्घ आयु हों और इसी तरह सक्रिय रहें हर मोर्चे पर। जब भी आप मोर्चे की ओर चलें तो हमें इसी तरह से सक्रियता से भरपूर दिखाई पड़े, मिलें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका, चंद्रेश्वर जी का, डीएम मिश्र का और आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और फिर हम लोग एक अगले प्रोग्राम में जल्दी ही मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार सभी को।